हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। ये रोज रात 9 बजे आपके लिए जीके की स्पेशल क्लास होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पैट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विद यूपी जीके, ये इसमें बेहतरीन से क्वेश्चनों का समागम होता है। तो यदि आप पेन कॉपी लेकर बैठना और वन वर्ड में एक एक कुछ थोड़ा थोड़ा साथ साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं उससे उतारना, आपको बहुत फायदा होगा। उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि अभी अपने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 18 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक मतलब काफी छूट चल रही है बेहतरीन बेहतरीन थ्योरी वाले कोर्सेज पर, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पैट फाउंडेशन, कांस्टेबल रणभूमि, दिल्ली पुलिस खाकी बैच। तो इंडिया कूपन कोड का यूज करके आप साथी इसको जरूर लाभ उठाइएगा। यदि आपकी थ्योरी तैयार नहीं है, इन क्वेश्चंस में अटकते हो, तो आपको एक बार ये क्लास जरूर लेनी होगी और अच्छे से चेक करके खूब डेमो लेकर, ऐसे नहीं कि मैंने कहा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना आपको बेहतरीन मटेरियल दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की ये वो क्लासेस है एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, इनको पढ़ के फिर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी इन्हीं का बार बार रिवीजन करो। इस तरह की और भी 4 चीजों से पढ़ो, तो वही आपको फायदा है कि एक चीज पर पूरा ध्यान, पूरी आत्मा से उस चीज पर लग जाना। तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। अरे मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मेहनत खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य आप जानते हैं 6वीं ईसा पूर्व, 6वीं ईसा पूर्व से 4थी ईसा पूर्व की शताब्दी तक भारत में 16 महाजनपद पाए जाते थे। उत्तर भारत में दक्षिण भारत तक कितने? 16 महाजनपद पाए जाते थे। इसको आप द्वितीय शहरीकरण भी कह सकते हो। इस काल को, इस समय को आप द्वितीय शहरीकरण का मतलब सेकंड अर्बनाइजेशन। ये बताइए भारत में प्रथम शहरीकरण कब हुआ था, कहां हुआ था? 16 महाजनपद। ये किनसे इसके बारे में पता चलता है? एक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और भगवती सूत्र करके ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें साथी वैशाली, याद रखिएगा, ये वज्जी, ये रिपब्लिक था। इसको संसार का पहला रिपब्लिक कहा जाता है। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, यहां पर लिच्छवियों का शासन था। यहां पर मुखिया कौन थे? लिच्छवी। उज्जैनी, महिष्मती, ये अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अवंती महाजनपद की राजधानी। इसी प्रकार एक चेदी महाजनपद था जो वर्तमान बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। राजगीर, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, जिसको राजगृह कहा जाता है। इसी की सप्तपर्णी गुफा में, कहां पर साथी? सप्तपर्णी गुफा, 483 ईसा पूर्व के करीब यहां पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर या राजगृह। कौशांबी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कौशांबी किसकी राजधानी थी? वत्स महाजनपद की। तो सभी लोग बताइए, कौशांबी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशांबी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशांबी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की। उज्जैनी और महिष्मती किसकी राजधानी थी? अवंती। बुंदेलखंड किस महाजनपद का हिस्सा था? चेदी। और मगध की क्या थी? राजगीर या राजगृह भी कहते हैं। पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पूछे संसार का प्रथम गणतंत्र या भारत में प्रथम गणतंत्र कहां था? तो वैशाली का वज्जी संघ, लिच्छवियों का शासन था। अजात शत्रु ने इस इलाके को जीता था। पहले का उत्तर।
भी आपका बिल्कुल सही है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। पहले का उत्तर भी। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन कहां पर दिया था? अपना पहला प्रवचन कहां पर दिया था? याद रखिएगा, पिता शुद्धोधन, पिता शुद्धोधन शाक्य गणवंश के शासक, शाक्य गणतंत्र के शासक, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी को तथागत भी कहा जाता है। माता का नाम महामाया, माता का नाम महामाया, याद रखिएगा। बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम, बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम। जब ये तपस्या के लिए निकले, इनके प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम। एक एक चीज लिख लीजिएगा। पहले गुरु अलार कलाम। फिर याद रखिएगा कि इन्होंने साथी पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया। जब ये संन्यास पर गए, घर छोड़ा, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता उस जो इनका संन्यास था, जब इन्होंने घर छोड़ा, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति होगी। इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, वो इनके शुरुआत में जो 5 इन्हीं के साथी थे, जो बाद में इनसे अलग हो गए थे, उन्हीं को दिया, जिसमें प्रथम बौद्ध भिक्षु कौन बने? कौंडिन्य बने। ये जगह थी मृगदाव, मृगदाव मतलब मृगवन, ऋषि पत्तन भी कह देते, या इस स्थान को वर्तमान में सारनाथ भी कहा जाता है। ये स्थान उत्तर प्रदेश के, ये स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। यहीं पर धमेख और चौखंडी स्तूप भी है, धमेख और चौखंडी स्तूप भी है सारनाथ में। यह याद रखिएगा। इन्हीं के प्रथम उपदेश को, इन्हीं के प्रथम उपदेश को धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धम्म चक्र परिवर्तन। तब से यही पूछा है, प्रथम प्रवचन कहां दिया था? सारनाथ आपका बिल्कुल सही उत्तर है, सारनाथ आपका बिल्कुल सही उत्तर है। मृत्यु कुशीनारा, जबकि परिनिर्वाण की प्राप्ति वैशाली यहीं पे कहा था, और महापरिनिर्वाण मृत्यु कुशीनगर में। दूसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? सब लोग उत्तर बताइए। इनमें से पर छोटा छोटा उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए। पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना अथवा फाल्गु नदी के किनारे, निरंजना अथवा फाल्गु नदी के किनारे, निरंजना अथवा फाल्गु नदी के किनारे। पूछेगा इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। दूसरे का उत्तर भी। तीसरे पर आ जाते हैं। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? गुरुकुल माने जो एक प्रकार से स्कूल इत्यादि को भूमि दी जाती थी, जो भूमि स्कूल इत्यादि को दी जाती थी, उसे क्या कहते थे? यदि आप ध्यान से देखोगे तो चोल के समय पर 5 प्रकार की भूमि होती थी। चोल के समय पर क्या होती थी? 5 प्रकार की भूमि होती थी। एक थी साथी देवदान। देवदान ये मंदिरों के रखरखाव के लिए दी जाती थी। ये किसके लिए? टेम्पल्स के अनुरक्षण के लिए। ब्रह्मदेव ये ब्राह्मणों को दी जाती थी। ये भूमि किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को। शाल भोग ये पाठशाला अथवा आप ये कह सकते हो गुरुकुल इत्यादि के लिए दी जाती थी। पल्ली चंदम ये जैन धर्म से संबंधित मुनियों को दी जाती थी। और विल्लन बगाई जो थी ये गैर ब्राह्मण को दी जाती थी, किसान इत्यादि जो होते थे। गैर ब्राह्मण किसान इत्यादि, गैर ब्राह्मण किसान इत्यादि को, गैर ब्राह्मण कृषक इत्यादि को 5 प्रकार की भूमि होती थी। कई बार यह प्रश्न पूछता है 5 प्रकार की। ब्रह्मदेव किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को।
वेलन वेगी किसको दी जाती थी? गैर ब्राह्मण किसानों को। शाल भोग ये गुरुकुल अथवा जो स्कूल वगैरह होते थे उनके लिए। पल्ली छद्म जैन। और देवदान किसके लिए? मंदिरों के लिए। देवदान भूमि किसके लिए होती थी? पल्ली चंदन जैन। मेरे साथ रिपीट करो मन मन में, पल्ली चंदन जैन। ब्रह्मदेव नाम में ब्राह्मण आ गया। वेलन वगई जो गैर ब्राह्मण किसान होते थे। शाल भोग स्कूल या गुरुकुल। और देवदान मंदिरों के लिए, टेम्पल्स के लिए। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट जी ने किस भाषा में लिखी थी? आर्यभट्ट जी ने आर्यभट्टियम पुस्तक किस भाषा में लिखी है? एक चीज यहीं पर आप लोग बताइए, राज तरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राज तरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राज तरंगिणी पुस्तक। मृक्ष कटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मृक्ष कटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? मृक्ष कटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? मृक्ष कटिकम। ये बताइए, मालविका अग्निमित्र पुस्तक के लेखक कौन है? मालविका अग्नि मित्र पुस्तक के लेखक कौन है? मालविका अग्निमित्र। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिख लीजिएगा साथ साथ। राज तरंगिणी कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, संस्कृत में कलहड़ ने लिखी। मृक्ष कटिकम शूद्रक नामक विद्वान ने लिखी। मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। इंडिका सेल्यूकस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। आर्यभट्टियम याद रखिएगा, संस्कृत में लिखी है। आर्यभट्ट जी ने आर्यभट्टियम संस्कृत में लिखी है। चौथे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। राज तरंगिणी कलहड़, मृक्ष कटिकम शूद्रक, मालविका अग्निमित्र कालिदास, इंडिका मेगस्थनीज। किस मंदिर का निर्माण राजराज चोल प्रथम द्वारा कराया गया था? और 1987 में 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा, विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। यह तमिलनाडु में पड़ता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहा जाता है। ये 3 मंदिर हैं, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। इसको साथ साथ लिखिएगा भी, केवल ये देखने के लिए नहीं है, ये गदर 2 नहीं है। साहब जी दुश्मना ने पूछो वेग सर कौन है, एक के क्वेश्चन पेपर में छाप देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से उत्तर दीजिए इधर। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, ये कितने मंदिरों का समूह है? ये 3 मंदिर हैं। कितने मंदिर है भाई? 3 मंदिर। इनमें सबसे पहला है वृद्धेश्वर, या जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर 1010 ईस्वी में राजा राज चोल प्रथम के द्वारा, राजा राज प्रथम चोल के द्वारा, राजा राज प्रथम चोल के द्वारा, समझे मेरी बात। दूसरा मंदिर है साथी इसमें, दूसरा मंदिर है गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर। ये 1035 ईस्वी के दरमियान राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तीसरा मंदिर है 1166 में ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर 1166 ईस्वी में राजा राज द्वितीय के द्वारा, राजा राज द्वितीय के द्वारा। ये जो गंगई कोंड चोलपुरम, इसको 2004 में, ऐरावतेश्वर को भी 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, जबकि वृद्धेश्वर मंदिर को 1987 में किया गया था। तो तमिलनाडु में चोल के द्वारा बनाए गए 3 मंदिर हैं, जिनको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर राजा राज चोल, गंगई कोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम, ऐरावतेश्वर मंदिर राजा राज द्वितीय। तो याद रखिएगा, राजा राज 1 चोल प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, यह तमिलनाडु के तंजौर अथवा तंजौर में स्थित है।
पांचवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पांचवें का उत्तर क्या जाता है साथी? भी आपका बिल्कुल सही है। यह उतार लिया आप सभी ने। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? पट्टचित्र भारत की लोक कला जो होती है, कि भारत में जो फोक चित्रकारी है उसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। लोक गीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक चित्रकारी, लोक नाट्य, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछता है। पट्टचित्र पूछा है। क्या पूछा है? पट्टचित्र। ध्यान दीजिएगा, बिहार का मधुबनी, बिहार की क्या हो जाती है साथी? मधुबनी। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग, महाराष्ट्र की कौन सी फेमस है? वर्ली पेंटिंग। उत्तर प्रदेश की सांझ चित्रकला, उत्तर प्रदेश की सांझ चित्रकला, महाराष्ट्र की वर्ली, उत्तर प्रदेश की सांझ चित्रकला, उत्तर प्रदेश की सांझ चित्रकला। निर्मल और चेरियल पेंटिंग, ये तेलंगाना की, तेलंगाना की निर्मल और चेरियल, बिहार की मधुबनी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी, राजस्थान की फड़ और बड़ी ठनी पेंटिंग, फड़ और बड़ी ठनी चित्रकला। याद रखिएगा, पट्टचित्र कहां की है? उड़ीसा की है। पट्टचित्र कहां की चित्रकला है? उड़ीसा की चित्रकला है। पट्टचित्र कहां की है? उड़ीसा की। महाराष्ट्र की वर्ली, उत्तर प्रदेश की सांझ, निर्मल और चेरियल तेलंगाना, बिहार की मधुबनी, राजस्थान की फड़ और बड़ी ठनी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी। छठे का उत्तर है। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान किस राज्य को माना जाता है? आपने 64 योगिनी मंदिर सुने होंगे। 64 योगिनी मंदिर पूछा है, इनमें से सबसे पुराना 64 योगिनी मंदिर जो कि 9वीं शताब्दी का है, जो कि 9वीं शताब्दी का है। यह मंदिर गोल बनाए जाते। 64 योगिनी, यह माता दुर्गा पार्वती सती की रूप होती है, बीच में शिवलिंग होता है। याद रखिएगा, ऐसा ही एक 64 योगिनी मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश के मुरैना, इसी से प्रभावित होकर हमारे पुराने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन है। हमारे पुराने राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है वो मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। तो वही पूछा, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान। याद रखिएगा, ये उड़ीसा के खुर्दा में एक जगह है हीरापुर करके। उड़ीसा में एक खुर्दा करके जिला है। उड़ीसा में कौन सा जिला है? एक जिला है खुर्दा करके। उसी जिले में एक मंदिर है जिसको साथी हीरापुर मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में हीरापुर मंदिर। हीरापुर मंदिर, हीरापुर मंदिर, खुर्दा जिला उड़ीसा। हीरापुर मंदिर, खुर्दा जिला उड़ीसा। तो कहते हैं कि तांत्रिक योगिनी पंथ की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है साथी? उड़ीसा से हुई है। तांत्रिक योगिनी पंथ की शुरुआत कहां से हुई है? उड़ीसा से हुई है। कहां से हुई है? उड़ीसा से हुई है। बाद में मध्य प्रदेश में बने और भी कई जगह बने। हीरापुर मंदिर, खुर्दा, उड़ीसा। एक उड़ीसा के बेलनगीर में भी है, एक उड़ीसा के बेलनगीर में भी है। तो सातवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। पुराने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किस 64 योगिनी मंदिर से लिया गया? कहां स्थित 64 योगिनी मंदिर से भारत के पुराने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लिया गया है? सभी साथी शेयर जरूर कर देना बच्चा, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न करता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। चलो बुलंद दरवाजे की बात करते हैं। किसकी बात? बुलंद दरवाजे की बात। बहुत बढ़िया। याद रखिएगा साथी, अकबर का शासन कब से शुरू हुआ? अकबर का शासन आप सभी जानते 1556 से, और कब तक चला? 1556 से 1608 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा। 1500 से कब तक अकबर का शासन रहा? तो आप कहोगे भैया, लगभग आप ये कह सकते हो कि 1556 से जब से हेमू को हराया
और कब से कब तक लेकर आप ये कह सकते हो कि लगभग क्या बोलते हैं इसे, 1608 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। यह अकबर का शासन रहा लगभग 49 साल। अकबर की जो पहली राजधानी रही वो लिख लेना, अकबर की जो कैपिटल रही है वो रही सबसे पहले आगरा। आगरा का किला भी बनवाया। आगरा में अकबर ने क्या बनवाया, आगरा किला। लगभग 1556 से लेकर और 1571 के आसपास तक आगरा रही। फिर साथ ही इसने आगरा से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। फतेहपुर सीकरी, यहीं पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, यहीं पर पंचमहल जो दवाई महल है। फतेहपुर सीकरी में इसने एक नया शहर बसाया और इसे लगभग 1571 से लेकर 1585 तक अपनी राजधानी बनाया। तो दूसरी राजधानी कौन बनी, ये बनी फतेहपुर सीकरी। फिर इसने अपने पश्चिमी सीमाओं पर ध्यान लगाया और ये लाहौर चला गया। 1585 से लेकर और 1599 तक साथी राजधानी क्या रही, लाहौर रही, लाहौर। और फिर ये 1599 में ये वापस आगरा आ गया और फिर से राजधानी क्या रही 1599 से जब तक मृत्यु हुई आगरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो अकबर ने एक नई राजधानी, नया शहर बताया, फतेहपुर सीकरी। इसी फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है। इसी फतेहपुर सीकरी में क्या है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का जो गेट है इसी को बुलंद दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलंद दरवाजा। मुझे बताइए बुलंद दरवाजा किस दरवाजे की नकल है। मतलब जैसे इसने बुलंद दरवाजा बनाया, ऐसा तो इसको कोई सपना आया नहीं होगा। इसने किसकी नकल करके, कहां से प्रेरणा मिली, तो बुलंद दरवाजा इसने 1575 में बनवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1575 ईस्वी में, इसलिए 1573 ईस्वी में हुई। ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने गुजरात सल्तनत को जीता। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में याद रखिएगा इसने 1575 में बुलंद दरवाजा। और क्वेश्चन पूछ ले, बुलंद दरवाजा किसकी नकल है, अतारकीन के दरवाजे की नकल है। राजस्थान में इल्तुतमिश का बनवाया गया एक अतारकीन का दरवाजा है, इसी की नकल करके इसने बुलंद दरवाजा बनाया है। तो बुलंद दरवाजा किसकी नकल है, अतारकीन के दरवाजे की नकल है। किसकी नकल है, अतारकीन के दरवाजे की नकल है। ये किसकी नकल है, अतारकीन के दरवाजे की नकल है। ठीक है, गुजरात को 1572-73 में जीता होगा, मैं इतना लिख देता हूं गुजरात विजय की याद में। तो जामा मस्जिद का गेट है बुलंद दरवाजा, अतारकीन दरवाजे की नकल है। कहां पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। डी आपका बिल्कुल सही है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 8वें का उत्तर डी। 9वां, किसने महात्मा गांधी जी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना। 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ। ये 1921 का समय कौन से आंदोलन का समय, आप देखोगे 1921 का समय, 1921 का समय ये असहयोग आंदोलन का समय है। न केवल काशी वाराणसी में काशी विद्यापीठ, बल्कि गुजरात में गुजरात विद्यापीठ, बिहार में बिहार विद्यापीठ, अलग अलग स्थानों पर स्वदेशी स्कूल कॉलेज खोले गए। स्वदेशी स्कूल कॉलेज भारतीयों के द्वारा, यह भी असहयोग आंदोलन का एक उद्देश्य था। महात्मा गांधी जी और शिव प्रसाद गुप्त जी के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना। याद रखिएगा भगवान दास, ये वही भगवान दास थे जिनको 1955 में भारत रत्न मिला। इनको 1955 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। इनके साथ मिलकर यदि आप वाराणसी की बात करोगे, वाराणसी, यही जो शिव प्रसाद गुप्त है, शिव प्रसाद, इनका एक आज नाम का समाचार पत्र आता है जो सबसे पुराना लगातार चालू हिंदी का समाचार पत्र है आज। इन्होंने वाराणसी में भारत माता मंदिर का निर्माण भी करवाया। शिव प्रसाद गुप्त जी ने वाराणसी में भारत माता मंदिर का निर्माण भी करवाया था। वाराणसी में आप देखोगे तो सबसे पुराना गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज
जिसे वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कहते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहते हैं। इसका पुराना नाम था गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज। 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा खोला गया। जोनाथन डंकन के द्वारा। ये कुछ पूछे जाने वाली चीज है। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला। पहले तो कॉलेज नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, वर्तमान में सेंट्रल हिंदू स्कूल कहते हैं। बीएचयू को दे दिया गया। और वाराणसी में याद रखिएगा, फरवरी 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये वाराणसी से संबंधित कुछ शैक्षिक संस्थाएं। कोई पूछे बीएचयू का गठन कब हुआ, यार आप सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए। यह गलत चीज है, ध्यान दीजिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का गठन कब हुआ? सन 1916। सबसे पुराने संस्कृत कॉलेज गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा। जबकि काशी विद्यापीठ महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त जी के साथ मिलकर, महात्मा गांधी, शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास जी ने मिलकर, भगवान दास जी को 1955 में भारत रत्न भी मिला है। 9वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 10वां, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया साथी। अच्छा, बीएचयू में पढ़ते विशाल है महादेव की लाल भाई, वाह, बड़े आप सौभाग्यशाली हैं, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष हम सभी जानते हैं 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई सेंट्रल हॉल, जो हमारा संसद भवन है उसके सेंट्रल हॉल में। 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसके जो अध्यक्ष चुने गए, और ये कैसे थे? टेम्पररी, अस्थायी अध्यक्ष। सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, और अब इसमें स्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को। कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान सभा के सलाहकार, विधिक सलाहकार, संविधान सभा के विधिक सलाहकार, लीगल एडवाइजर बीएन राव बने। विधिक सलाहकार बीएन राव बने। विधिक सलाहकार कौन बने साथी? बीएन राव बने। जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। पहले चुने हुए अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जबकि एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। बाद में टी कृष्णमाचारी भी उपाध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। जयपाल सिंह या जयपाल मुंडा, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। वो हॉकी टीम जिसने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से? देखिए, संविधान में तो पंचवर्षीय योजना नहीं है, पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान कह सकते हो आप। हमने किस देश से लिए? तो 1928 में जो स्टालिन करके व्यक्ति था, रूस का, यूएसएसआर का, उसने 1928 में सबसे पहले रूस में पंचवर्षीय योजना लागू की। इसी से प्रभावित होकर 1950 में मार्च में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना की। इसका जो अध्यक्ष होता था वो उस समय का जो भी प्रधानमंत्री है वो, जबकि इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष बने वो गुलजारी लाल नंदा बने। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा बने। इसी की देखरेख में 1951 से 1956 तक भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई, जो कि हेराल्ड टोमर मॉडल पर आधारित थी, और इसमें कृषि का विकास करना मुख्य उद्देश्य था। तो वही पूछा है, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान हमने कहां से लिया है? आप सभी लोग क्या बताओगे? हमने यूएसएसआर से लिया है, तत्कालीन सोवियत संघ से लिया है,
11 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया? नीति आयोग ने। किसने ले लिया? नीति आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया है? राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान। देखिए अनुच्छेद 168 ये राज्य विधानमंडल के गठन की बात करता है। राज्य विधानमंडल, कि राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल होंगे और ऐसे राज्य जहां पर 2 सदन है वहां पर दोनों सदन, और जहां पर 1 सदन है वहां पर साथ ही 1 सदन, 1 या 2 उसी के हिसाब से। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169 कहता है कि यदि राज्य का विधानमंडल जिसमें विधानसभा, राज्य की विधानसभा यदि उपस्थित और 2/3 मतों से 2/3 मत से प्रस्ताव पारित कर दे तो याद रखिएगा संसद राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान कर सकती है। द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान कर सकती है, विधानमंडल का प्रावधान। लेकिन किसके कहने पर? जो राज्य की विधानसभा है उसके 2/3 उपस्थित के अगर वो प्रस्ताव पारित होकर आए, हटाने का भी और लागू करने का भी, दोनों तरीके का। जैसे तमिलनाडु में पहले थी अब नहीं है। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 में विधानसभा की बात है जिसमें कहा गया 60 से कम नहीं होनी चाहिए विधानसभा की सीट और 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 171 में राज्य की जो विधान परिषद है उसमें सीटों की संख्या विधानसभा की सीटों के कुल 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 169, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 169 में अभी 6 राज्य जहां पर विधान परिषद है। तेलंगाना में 40 सीट, आंध्र प्रदेश में 58 सीट, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की सीट बराबर होती है 75-75, महाराष्ट्र में हो जाती है 78 और यूपी में हो जाती है याद रखिएगा 100। ये विधान परिषद सीटों की संख्या है। 12 का उत्तर क्या चाहता है? बी 13। कमल किस राज्य का फूल है? कमल किस राज्य का फूल है? देखिए इस राज्य का राजकीय पशु पूछे तो हाथी आ जाता है। इस राज्य का राजकीय पशु क्या हो जाता है? हाथी। यदि पक्षी पूछता है तो इंडियन रोलर हो जाएगा। पक्षी क्या हो जाएगा? इंडियन रोलर। यदि यहां का वृक्ष पूछ ले कि राजकीय वृक्ष क्या है, स्टेट ट्री क्या है, तो आप चंदन का वृक्ष बताना। क्या बताना? सैंडलवुड। अब कुछ याद आया कि यहां का राजकीय पशु क्या होता है? हाथी। यहां का पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। और यहां का वृक्ष क्या हो जाता है? तो आप कहोगे चंदन का वृक्ष। किस राज्य की बात कर रहे हैं? और यहां का फूल क्या हो जाता है? कमल का फूल जो इस बार नहीं खिला। किसकी बात कर रहे हैं? कर्नाटक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथी? कर्नाटक की बात कर रहे हैं। किसकी बात? कर्नाटक। 13 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 13 का उत्तर क्या चाहता है? कर्नाटक। डी आपका बिल्कुल सही है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछिए कौन सी है? भूपर्पटी अर्थात अर्थ क्रस्ट, जहां पर हम रहते हैं 2 प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय वाली और एक होती है साथी ओशियन, समुद्र वाली जो होती है। तो भूपर्पटी में पूछा है, इसके ट्रिक होती है ओ साई कैसे हो, ओ साई कैसे हो। इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 46% के करीब। तो ऑक्सीजन जो होती है ये अधातु की श्रेणी में आती है। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन धातु नहीं है, सिलिकॉन क्या है? सेमी मेटल है। ये क्या है? अर्ध धातु भी कह सकते हो इसको। फिर आ जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये एक धातु होती है। एल्यूमिनियम क्या होती है? धातु। फिर आता है आयरन मतलब लोहा, कैल्शियम। अब आपसे यदि पूछता कि भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में तत्व बताइए तो आप उत्तर दे देते ऑक्सीजन। लेकिन आपसे तत्व नहीं पूछा, आपसे धातु पूछिए, मेटल पूछा है। इनमें से मेटल कौन है?
तो आप देख रहे हो एल्यूमिनियम मेटल है, आती तो कुल तीसरे नंबर पर है, पर धातु में सबसे अधिक। तो याद रखिएगा, धरती की भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मेटल कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। कौन सा मेटल पाया जाता है मेरे साथी? एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला जाता है, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? जो चट्टानें पिघले हुए मैग्मा से बनती हैं, मतलब सीधे वो लावा से बनती हैं। लावा अर्थात मैग्मा से बनती है। वो किससे बनती है? मैग्मा से। मैग्मा से इसमें हो जाती है जैसे साथी आपकी ग्रेनाइट चट्टानें, जैसे ग्रेनाइट चट्टानें, जैसे आपकी हो जाती है, जैसे आपकी हो जाती है बसाल्ट चट्टानें, जैसे आपकी हो जाती है बसाल्ट चट्टानें। कौन सी चट्टानें? बसाल्ट। दूसरी होती है साथी जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानों में क्या मिलते हैं? ये हमें ये सब कुछ मिलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें हमारे, जैसे सैंडस्टोन, बालू, ये सब। तीसरी आ जाती है कायांतरित, जैसे मार्बल, पूरी तरीके से बदली हुई, मेटामॉर्फिक आदि। तो आपसे क्या पूछा है? जो पिघली हुई होती हैं इन्हें इग्नियस अथवा आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इग्नियस अथवा क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इग्नियस अथवा आग्नेय चट्टानें जो सीधे लावा से बनती हैं, ये इग्नियस अथवा आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। 15 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। किस देश को जोगियों का देश, हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? एक वर्ड होता है, देखो पूछने वाला तरीका देखो, इसलिए कहता हूं पढ़ लो अच्छे से, इसलिए कहता हूं पढ़ लो, मेहनत कर लो। थ्योरी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हो या यूपी ट्रिपल एससी पैट, थ्योरी के बैचेस पर विशेष छूट चल रही है। अब सभी लोग उसका लाभ उठाइए। पूछोगे जोगियों का देश, जो देश जानबूझकर बाकी देशों से अलग थलग रहता हो, बाकी देशों से अलग थलग रहता हो या ज्यादा देशों से संबंध नहीं रखता, ऐसे देश को जोगियों का देश कहा जाता है। ऐसे देश को हर्मिट, याद रखिएगा यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया बाकी देशों से जानबूझकर खुद को अलग थलग रखता है। कैसा रखता है? अलग थलग रखता है। नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग इसकी राजधानी हो जाती है। प्योंगयांग क्या हो जाती है? इसकी कैपिटल और मुद्रा हो जाती है नॉर्थ कोरियन वॉन। 16 का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। 17, येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? सभी लोग उत्तर बताइए। देखिए, मालदीव की राजधानी हो जाती है माले। माले को किंग्स आइलैंड भी कहते हैं और इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। जापान की राजधानी टोक्यो, सुविधा नदी के किनारे, मुद्रा हो जाती है येन। बाली इंडोनेशिया में पड़ता है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या हो जाती है? वॉन। और इनकी राजधानी क्या हो जाती है? सियोल। इनकी राजधानी क्या हो जाती है? सियोल। 17 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 17 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? मतलब उसके जब ये फसल उग रही होती है तो इसको प्रॉपर जल, काफी पानी की आवश्यकता होती है। इसी में साथी, इसी में विटामिन B1 पाया जाता है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। जिसकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। इसी एक वैरायटी होती है जिसको गोल्डन राइस कहते हैं। गोल्डन राइस विटामिन A फोर्टिफाइड होता है। ये क्या होते हैं? ये विटामिन A फोर्टिफाइड होते हैं। विटामिन A फोर्टिफाइड। याद रखिएगा, पैडी की क्रॉप जो होती है, धान की क्रॉप जो होती है, पैडी अथवा धान की क्रॉप, इसमें यह बताइए, जो धान के खेत होते हैं, चावल के खेत होते हैं, इनसे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन। क्योंकि जो वनस्पति होती है, धान के पौधे की जो जड़ वगैरह, वो पानी में गलती है। तो जो वनस्पति, मतलब कार्बन होता ही होता है, ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में जब वो गलती है तो मीथेन अथवा CH4। इसलिए मीथेन को क्या कहा जाता है? मीथेन को दलदल वाली गैस भी कहा जाता है।
18 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 18 का उत्तर सी। किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? इनमें से किस देश की लैंड बाउंड्री भारत से जुड़ी हुई नहीं है? आप जानते हैं मेरे बचपन का सपना एमबीए, मेरे बचपन का सपना एमबीए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 15,106.7 किलोमीटर की सीमा। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य, 4,096.7 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 4 राज्य, 1,643 किलोमीटर। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा। तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशानबे होती है और मुद्रा सोमोनी हो जाती है दुशानबे। याद रखिएगा तजाकिस्तान, ये मध्य एशिया का देश है। तजाकिस्तान की सीमाएं भारत से नहीं लगती। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। किस भारतीय जलप्रपात में 4 धाराएं, राजा, रानी, रॉकेट और रोअर? इसमें 4 धाराएं, चारों के अलग अलग नाम है। 4 धाराएं देखिए, महादेई, यह मांडोवी नदी के किनारे, महादेई यह मांडोवी नदी दूध सागर जलप्रपात बनाती है गोवा के मोल्लम नेशनल पार्क में। गोवा के मोल्लम नेशनल पार्क में। कहां पर साथी? गोवा के मोल्लम नेशनल पार्क में। देखिए, मोल्लम नाम से आपको मिलेगा गोवा में, मुकुर्ती नाम से तमिलनाडु, मुकंदरा नाम से राजस्थान, और अगर मोलिंग पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, जोग अथवा गरसोप्पा, जोग अथवा गरसोप्पा, यह शरावती नदी पर है। कर्नाटक के अंदर कौन सी नदी पर? शरावती नदी। इसी नदी पर लिंगन मक्की बांध भी बना हुआ है। तो कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग अथवा गरसोप्पा फाल है जलप्रपात। इसी में राजा, रानी, रॉकेट और रोअर नाम से 4 अलग अलग धाराएं हैं। 20 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? हालांकि इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें महाराष्ट्र ने इसको पछाड़ दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र हमारे ऑप्शन में नहीं है। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें नंबर 1 सोयाबीन में कौन पहुंच गया? महाराष्ट्र। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान पूछे, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान पूछ ले कि सोयाबीन पर अनुसंधान कहां होती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर है। सोयाबीन से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। सोयाबीन प्रोटीन का तगड़ा स्रोत है। और कौन? मध्य प्रदेश, क्योंकि ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं है। यदि ऑप्शन में महाराष्ट्र आ जाता तब आप उत्तर किसे देते? महाराष्ट्र को। इस बार के जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश को पछाड़कर महाराष्ट्र पहले स्थान पर। यूपी में किस क्षेत्र के बुनकर किसी भी डिजाइन के कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है? विशेष रूप से प्राचीन फारसी बुनाई के लिए उनकी हमेशा बड़ी मांग होती है। अब सभी जानते हैं एक मिर्जापुर मंडल आ जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में कितने डिवीजन है? 18 मंडल है। उनमें से एक मिर्जापुर है जिसमें 3 जिले आते हैं। मिर्जापुर आता है, इसी में साथ ही भदोही आता है, इसी में भदोही, संत रविदास नगर, और तीसरा आ जाता है संत रविदास नगर। भदोही, संत रविदास नगर, संत रविदास नगर, और तीसरा आ जाता है आपका क्या नाम है? सोनभद्र। सोनभद्र। याद रखिएगा भदोही और मिर्जापुर ये कालीन के लिए बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। आपने मिर्जापुर वेब सीरीज में कालीन भैया भी सुना होगा। तो ये कालीन के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, मुरादाबाद पीतल से जुड़े। 22 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। 22 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, देखिए पहली की बात करें, यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? पीसी महालनोबिस।
जो पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस कहते हैं, इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के गठन में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता के गठन में अहम भूमिका। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, कुल कितनी पंचवर्षीय योजना आई? 12 पंचवर्षीय योजना। लास्ट 12वीं 2012 से 2017। पूछा है भारत में राज्य सरकार द्वारा किस चीज पर टैक्स लगाया जाता है? इनमें से किस चीज पर टैक्स राज्य सरकार के दायरे में? निगम, कॉरपोरेशन। तो ये कॉरपोरेशन कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। ये केंद्र सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय। यूपी पुलिस कांस्टेबल रणभूमि बैच में मैंने जीएसटी शुरू की है। किन चीजों पर कौन टैक्स लगा सकता है, सब कुछ एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। सीमा शुल्क, कस्टम भी ये संघ सूची का विषय है, और इनकम टैक्स भी किसका? संघ सूची। जो शराब पर एक्साइज टैक्स लगता है, शराब पर एक्साइज, और जो पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट लगता है, पेट्रोलियम पदार्थों पर जो वेट लगता है, यह भी राज्य सरकार लगाती है। 24 का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। 24 का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? जहां पर शहरीकरण सबसे कम है, यहां पर 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और लगभग 10% जनसंख्या ये शहरी क्षेत्रों में रहती है। यदि आपसे सर्वाधिक शहरीकरण पूछ लेता कि किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरीकरण है, तो गोवा। गोवा में सर्वाधिक शहरीकरण है प्रतिशत में। यदि प्रतिशत में पूछे, यदि कुल शहरी जनसंख्या पूछ लेता, कुल शहरी जनसंख्या कि शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या कहां ज्यादा है, तो आपको महाराष्ट्र मिलता। कुल ग्रामीण जनसंख्या पूछ लेता कि गांव में रहने वाली जनसंख्या कहां पर ज्यादा है, यूपी। लेकिन प्रतिशत में पूछे तो 90% ग्रामीण, 10% शहरीकरण, ये हिमाचल प्रदेश में। ये कहां पर है साथी? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरीकरण है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में गोवा, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, सर्वाधिक कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक ग्रामीण पूछ ले तो भी साथी हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण, सबसे कम शहरी, एक दूसरे के विपरीत है। 25 का उत्तर सी। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेले का आयोजन किया जाता है? छापर मेले का आयोजन, छापर मेले का आयोजन देखिए, उड़ीसा में धनु यात्रा। उड़ीसा में सबसे बड़ा ओपन थिएटर है, पूरे विश्व में सबसे विशाल ओपन थिएटर उड़ीसा, धनु यात्रा। बिहार में सोनपुर मेला, बिहार में सोनपुर मेला, बिहार में सोनपुर मेला। गुजरात में माधवपुर मेला, कवांत मेला, तार नेत्र मेला। याद रखिएगा, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, लोहड़ी, बैसाखी, छापर मेला, ये सब पंजाब में मनाए जाते हैं। होला मोहल्ला त्योहार, छापर मेला, ये सब पंजाब में मनाए जाते हैं। 26 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 26 का उत्तर भी। कौन इसकी सबसे पुरानी नृत्य शैली है? यदि आपसे पूछ ले कि आर्किटेक्चर एविडेंस के हिसाब पर, तो ओडिसी आ जाएगा। और वैसे सबसे पुरानी पूछे तो इनमें से एक ही शास्त्रीय नृत्य शैली है, ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा, रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा इसका नामकरण किया गया, इसको रिवाइव किया गया। यह तमिलनाडु में इसको मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांसेस भी कहते हैं। याद रखिएगा, भरतनाट्यम, इसको मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांसेस भी कहते हैं। भरतनाट्यम 27 का भी। किस संस्कृत में किसे शततंत्री वीणा कहा जाता है? इसमें 72 तार होते हैं, इसमें 72 स्ट्रिंग होते हैं। ऋषि सोपोरी, ऋषि सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। याद रखिएगा, ये दोनों इसी वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं। किस वाद्य यंत्र को शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है? शततंत्री वीणा। अलाउद्दीन खान,
अमजद अली खान सरोद के हैं। सितार के हो जाते रविशंकर, निखिल बनर्जी, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। संतूर नामक वाद्य यंत्र जो होता है, जो संतूर नामक वाद्य यंत्र है, इसको शततंत्री वीणा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 72 तार होते हैं। इसमें कितने तार होते हैं साथी? 72 तार होते हैं। इसमें कितने तार होते हैं? अच्छे से याद रखिएगा, इसमें 72 तार होते हैं। संतूर कहते हैं इसको। 28 का उत्तर सी। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय। बहुत बढ़िया। देखो तुम लोग तुक्के से उत्तर दोगे तो गलत तो करोगे करोगे, गलत तो करोगे करोगे। देख लो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर है। याद रखिएगा, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में खोला गया है। पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में। चंदन संग्रहालय पूछता तो मैसूर कर्नाटक में। यदि आपसे लेबर मूवमेंट, श्रम आंदोलन संग्रहालय पूछता तो केरल में। 29 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही, गोवा। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, यदि आपसे रामायण का पूछता, किसका पूछता? रामायण। कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद तो T.H. ग्रिफिथ ने किया, वाल्मीकि रामायण का। महाभारत का पूछता के.एम. गांगुली, महाभारत का पूछता के.एम. गांगुली, के.एम. गांगुली। मनुस्मृति पहली पुस्तक थी जिसको अंग्रेजी में, पहली संस्कृत पुस्तक जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। भगवत गीता को अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, किसके द्वारा साथी? चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, यह कब मनाया जाता है? इस बार की थीम भी बताइए। हेरिटेज चेंजेस करके इस बार की साथी थीम थी। इसकी थीम क्या है 2023 में? हेरिटेज चेंजेस, विरासत बदलती रहती है। हेरिटेज चेंजेस, इसकी थीम क्या है? 8 मार्च वर्ल्ड वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे। याद रखिएगा 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कैलाश सत्यार्थी ने इनमें से किस संस्था की स्थापना की है? कैलाश सत्यार्थी ने इनमें से किस संस्था की स्थापना? 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। शांति का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। शांति का नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजई के साथ। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन संस्था, ये महाराष्ट्र, ये एमपी के विदिशा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश विदिशा के। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार, जो बिजली कड़कती है, यह विद्युत होती है, इसका बेंजामिन फ्रैंकलिन। एसी डीसी करंट की जगह यदि एक स्थान से दूसरी जगह करंट भेजना है, निकोला टेस्ला। एसी करंट अल्टरनेटिव करंट के रूप में जाती है। सर फ्रैंक व्हिटल, याद रखिएगा, सर फ्रैंक व्हिटल, सर फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। सर फ्रैंक व्हिटल ने किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन का आविष्कार। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए, और इसका जो आविष्कार किया है ये अमेरिका की कंपनी है हनीवेल। ये अमेरिका की कंपनी है हनीवेल। बुलेट प्रूफ जैकेट इत्यादि इससे बनाती है। और भी कई सारी संस्थाएं, कुछ केवलार से बनाती हैं, कुछ संस्थाएं बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनाती हैं? तो आप कहोगे सर केवलार से बनाती हैं। कुछ किससे बनाती है भैया? केवलार से बनाती हैं, कुछ इससे बनाती हैं। इसी प्रकार एक केवलार, या जिसको ट्वारोन भी कह देते हैं, इसको अरेन का भी कह देते हैं, डायनीमा भी कह देते हैं। एक डायनीमा करके भी होता है ये भी। तो हनीवेल कंपनी जो है वो जो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाती है उसके लिए स्पेक्ट्रा नामक सामग्री का आविष्कार किया इसने। किसका? स्पेक्ट्रा नामक सामग्री।
अबे पेट पीईटी की तो बोतल होती है जिनमें पानी पीते हो, उनसे गोली रोकोगे क्या? पॉली इथाइलिन टेट्राथेलेट, ये तो पानी की बोतल होती है जिनमें पानी पीते हो। पीवीसी की पाइप होती है, इनसे बंदूक रोक लोगे? अरे वीरो, ओ वीर जवानों, ये लिख लो स्पेक्ट्रा। कम से कम चाहते तो इसमें आप एलिमिनेशन करके उत्तर दे देते। 34 का उत्तर डी। लखनऊ घराने की नींव इनमें से किसने रखी थी? देखिए, बड़े गुलाम अली खान, ये पटियाला घराने से थे, पटियाला घराने से। बिस्मिल्लाह खान शहनाई, अमजद अली खान सरोद, अमजद अली खान सरोद और बिस्मिल्लाह खान किससे थे? शहनाई। आपसे लखनऊ घराने के बारे में पूछा है, आपसे लखनऊ घराने के बारे में तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, हाथ से गोली रोक दो, हाथ से गोली रोक दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं भैया। याद रखिएगा, बख्शू खान, बख्शू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से थे, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, अमजद अली खान सरोद। इनमें से कौन सी बात सीबीआई के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सी बात सीबीआई के बारे में सही नहीं है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1940 के तहत सीबीआई, इसके बाद में 1963 से इसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक एवं ये जो पब्लिक ग्रीवेंसेस करके जो मंत्रालय होता है, कार्मिक मामलों का मंत्रालय, इसके तहत डाल दिया गया प्रशासनिक मंत्रालय। वैसे स्वतंत्र संस्था है, पर प्रशासनिक मामलों में ये कार्मिक मंत्रालय के तहत है। केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी, भ्रष्टाचार विरोधी, विशेष अपराध, आर्थिक अपराध, बिल्कुल सही, इसके 3 विभाग हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत यह काम करती है। इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के तहत रखा गया है, यह बात भी सही है। सीबीआई पर सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शन नहीं होता। एक सीबीसी करके हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जिनको कहते हैं, केंद्रीय विजिलेंस आयुक्त। भ्रष्टाचार से मामले उनके निर्देशन में तो होते हैं, यह स्वायत्त संस्था है। कार्मिक मंत्रालय के तहत तो इसका प्रशासन रखा गया है। इसका मतलब सी वाला गलत था, बाकी सारे सही हैं। सी वाला गलत था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की भाषा, सभी पुरुष जन्म से स्वतंत्र और समान है। इसमें सभी पुरुषों के स्थान पर सभी मनुष्यों को समान बनाया गया। इसे बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था? किसने ऑल मेन्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल के स्थान पर समिति को इस बात के लिए राजी कर लिया कि पुरुष शब्द के स्थान पर मनुष्य शब्द होना चाहिए। ऑल ह्यूमंस आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, ऑल ह्यूमंस आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। ये आर्टिकल 1 या मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, उसके अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। याद रखिएगा, हंसा मेहता, भारत की हंसा मेहता जी के द्वारा, भारत की हंसा मेहता जी के द्वारा, भारत की हंसा मेहता। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको रासू का कहते हैं, अब ये बहुत चर्चा में रहा। इसे कई लोगों पर, चर्चित लोगों पर एनएसए इत्यादि लगाया गया है। तो एनएसए के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इसको लगाने के तरीके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस सब में आता है इस तरीके का क्वेश्चन। ये साथी आंतरिक सुरक्षा में आप पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे? आंतरिक सुरक्षा। हालांकि 3-3 महीने पर अगर आपको आगे बढ़ाना है तो सलाहकार बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। ये निवारक निरोध मैक्सिमम 12 महीने अथवा 1 वर्ष, 12 महीने अथवा 1 वर्ष। ये निवारक निरोध बिना किसी मुकदमे के 1 साल आपको निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। मतलब समझे, 1 साल, 12 महीने, 6 महीने, कौन बता रहा है? अरे तुम पे ऐसे लगेगा जब भी समझ में आएगा। इतना तो चर्चा में रहता है, फिर भी तुम लोग गलत उत्तर दे रहे हो। 90% का गलत है और तुम लोग पछताओगे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस हालत से तुम लोग निकालोगे नहीं एग्जाम। तुम पहले भी कई एग्जाम दिए हो, तब भी तुमने अपना हाल देखा है। साथियों, सभी से एक निवेदन है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बहुत बढ़िया छूट चल रही है। आप उसका लाभ जरूर उठाएं। इंडिया उसके कूपन कोड का नाम है,
ये सब थ्योरी यहां से बहुत मस्त तैयार होगी। ये जितनी भी आप चीज कर रहे हो ना, सब एक एक चीज। एकला चलो रे गीत किसने लिखा है? इन्होंने बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ल आप राष्ट्रीय गान लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, श्रीलंका के राष्ट्रीय गान को भी इन्हीं से प्रभावित माना गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एकला चलो रे। आज का लास्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की रहने वाली थी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली, देखिए प्रथम भारतीय की बात करें, प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। प्रथम एम्प्यूटी कहें, प्रथम एम्प्यूटी महिला अरुणिमा सिन्हा। याद रखिएगा जुंको तेवई 1975 जापान की रहने वाली थी। ओवरऑल पहली महिला पूछा है, ओवरऑल पहली महिला पूछा है जुंको तेवई। तो आप सभी साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें और उस पर जिसकी भी थ्योरी आपको करनी हो, थ्योरी के साथ साथ डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं प्रीवियस ईयर, और बहुत क्रम से थ्योरी, इतना डिटेल में कोई नहीं कराता एक एक चीज को प्रीवियस ईयर, और कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होती है। सभी लोग एग्जाम्पल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर पेड फाउंडेशन 999, यूपी पुलिस कांस्टेबल रणभूमि मात्र 749, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 799, आप इससे साथी जरूर जुड़े। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।